हेलो दोस्तों। मैं उमा शंकर अपने यूट्यूब चैनल कल आज और कल में आपका स्वागत करता हूं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों बाद में मुझे आपके सामने आना हुआ। वाई बिकॉज़ कि मेरी कुछ ऑडियंस थी जिन्होंने मेरे को एडवाइस किया था कि देयर इज़ सम इशू विद माय ऑडियो सिस्टम। तो मैंने अपनी टेक्निकल टीम के साथ में काम किया और आई ट्राई टू रिजॉल्व सम ऑफ सॉर्ट ऑफ इश्यूज़। बट स्टिल मैं अपनी टीम के साथ में वहाँ काम कर रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई इशू कोई चैलेंजेस लगे लगे कि ऑडियो के साथ वीडियो के साथ कुछ कहीं कोई चैलेंजेस है तो प्लीज़ सजेस्ट मी। मैं अपनी टीम के साथ अभी भी कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि वी विल गेट रिड ऑफ दिस टेक्निकल चैलेंजेस। है ना? ठीक है, हम बात करते हैं आज के हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस की। जैसे पिछले हम इंटरव्यूज़ के अंदर टेक्निकल डिस्कशंस के अंदर हम लोग बात करते रहे हैं टेक्निकल चैलेंजेस के बारे में, जो कि कैंडिडेट फेस करते हैं या जो इंटरव्यूअर्स फेस करते हैं या जो कंपनीज टेक्निकल प्रोफाइल फिल्टरिंग के अंदर जो टेक्निकल चैलेंजेस फेस करती है, हम उसके बारे में बात करने वाले थे। मैंने आपको कुछ अलग अलग रेंज ऑफ प्रोफाइल्स बताई थी। जैसे कि फ्रेशर्स होती है जिसे आप 1 to 2 ईयर्स के रूप में मानते हैं, जो कि मेनली ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं। 2 to 8 ईयर्स के जो स्लैब है जिसको हम लोग डेवलपर, सीनियर डेवलपर, फुल स्टैक काइंड ऑफ प्रोफाइल्स के लिए हम लोग फिल्टर आउट करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि 8 to 12 ईयर का, जो कि हम लोग लीड पोजीशंस के लिए फिल्टर आउट करते हैं। और 15 to 20 लाइक 15 और 18 ईयर एक्सपीरियंस, जो कि हम आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट्स, उस पोजीशन के लिए हम लोग फिल्टर आउट करते थे। है ना? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल डेवलपर्स और सीनियर डेवलपर्स, फुल स्टैक काइंड ऑफ प्रोफाइल्स के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। है ना? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे टेक्निकल प्रोफाइल्स के लिए। है ना? ठीक है, तो हम लोग अपना शुरुआत करते हैं डेवलपर्स पोजीशंस के लिए, सीनियर डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए बात करते हैं। तो उनके लिए जो मेजरली क्राइटेरियाज हम लोगों ने तय कर रखे हैं, जनरली जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो टेक्निकल, आप किसी भी लैंग्वेज में काम करते हो, चाहे जावा J2 में काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हो, या फिर पर्ल, पाइथन स्क्रिप्टिंग में काम कर रहे हो, उसके लिए बेसिकली क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि आप को जो भी लैंग्वेज में काम करते हैं उसका जो कोर कंसेप्ट है वो आपको फंडा क्लियर होने चाहिए। कोर जो आपके फंडेज हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं जावा JPUs की बात करूँ, है ना, तो जावा J2E के अंदर आपको जो कोर कंसेप्ट है, किसी भी लैंग्वेज के फीचर्स हो गए, उसके जो कोर पैटर्न्स हो गए, अब वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, वो आपको एटलीस्ट नॉलेज में होने चाहिए। है ना? क्योंकि आपको मेजरली उन्हीं पे काम करना होता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको डिज़ाइन पैटर्न्स, ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में हो आपको डिज़ाइन पैटर्न्स इंप्लीमेंट करने ही होते हैं। है ना? तो डिज़ाइन पैटर्न्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। है ना? अगर मैं कहूँ कि मान लो जनरली हम लोग जो डिस्कशन में आते हैं तो बंदे बताते हैं कि यार मैं सिंगलटन पे काम कर रखा है, सेशन फसाड पे काम कर रखा है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पे काम कर रखा है, फैक्ट्री पैटर्न पे काम कर रखा है ना? तो उनका आपने यूजेस कहाँ कर रखा है? आपने उसको थियोरेटिकली तो आपने बता दिया कि ठीक है इसका ये डेफिनेशंस होती है, यूज़ केस कहाँ किया है आपने, कौन सा यूज़ केस था जहाँ पे आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, वो आपको बताना नेसेसरी होता है, ताकि इंटरव्यूअर को ये बिलीव हो जाए कि हाँ यार इसने कहीं यूज़ किया है। वरना थ्योरेटिकली पास के कंसेप्ट तो कोई भी बता सकता है, आपने यूज़ कहाँ किया होगा वो मैटर करता है। उसके बाद में फिर सेकंड जो क्राइटेरिया आता है वो आता है डेटा स्ट्रक्चर का। क्योंकि देखो डेवलपर हो तो आपको हैंड्स ऑन कोडिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर का फंडे क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंटरव्यू होता है वो सेकंड ऑप्शन उसका ये होता है कि चलिए हम डेटा स्ट्रक्चर पे उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने सॉर्टिंग सर्चिंग टेक्निक्स कौन कौन सी कर रखी है, कौन कौन सी इंप्लीमेंट कर रखी है हैंड्स ऑन के अंदर, वो आपको मालूम होना चाहिए। है ना? जैसे मैं कहूँ कि शॉर्टिंग के अंदर आ गया, सर्चिंग के अंदर आ गया, जैसे बाइनरी सर्च आपने कर रखा है, हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। हालांकि मोस्ट ऑफ लैंग्वेज में आजकल क्या करते हैं, उनके फंक्शंस दे रखे होते हैं, तो आप फंक्शन यूज़ कर लीजिए, यू आर गुड टू गो। बट एटलीस्ट आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। बहुत बार होता है कि हमको कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, जहाँ पे कि ये नॉलेज हमको खुद को लिखना होता है, तो वहाँ पे आपको फंडे क्लियर होने चाहिए। इट विल बी गुड फॉर योर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। है ना? उसके बाद में मैं बात करूँ कि जो भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, जैसे मैं JDK की बात करूँ या फिर .NET C# की बात करूँ,
तो करंट कौन से वर्जन में आप काम कर रहे हो, जैसे जनरली पूछते हैं कि ठीक है आप करंट जो भी अपने करंट असाइनमेंट है उसमें आपने कौन से वर्जन की टेक्नोलॉजी काम की है, जो कौन सा जेडीके काम किया है। तो जनरली लोग कहते हैं कि सर हमने जेडीके 8 जेडीके 11 में काम किया होता है ना। तो जेडीके 8 में अगर आपने काम किया है राइट, तो आपको जो प्रीवियस वर्जन जैसे जेडीके 6 आ गया, तो उसमें क्या क्या फीचर्स थे, नए कौन कौन से फीचर्स थे जो जेडीके 8 के अंदर इंप्लीमेंट किए गए थे। अगर जेडीके 11 में काम कर रहे हो तो जेडीके 8 और 11 इन दोनों के एटलीस्ट आपको फीचर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स थे जो कि लैंग्वेज में इंक्लूड किए गए थे और आपने एक्चुअल इम्प्लीमेंट किए थे। अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन बता गए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो थियोरेटिकली तो ठीक है आपने याद किया, आपने बता दिया कि उसका कंसेप्ट होता है राइट, आपने इम्प्लीमेंट कहाँ किया था, आपने कौन से प्रोजेक्ट के यूज केस में इसको इम्प्लीमेंट किया था, वो आपको बताना होता है। जनरली आजकल क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपको ये पूछता है कि अच्छा आपने यूज़ कर रखा है, आपने कौन से यूज़ केस में यूज़ किया था इसको, प्रोजेक्ट का क्या यूज़ केस था जहाँ पे आपने इंप्लीमेंट किया था। चलो आपने यूज़ केस भी बता दिया, ठीक है आप उस यूज़ केस को मेरे को इंप्लीमेंट करके बता दीजिए। एक्चुअल बिजनेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बट आपको एटलीस्ट फंडा पता होना चाहिए कि आप उसको हैंड्स ऑन से बता सको कि ठीक है मैंने ये इंप्लीमेंट किया था, है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन ये हो गया कि आपको लैंग्वेज की फीचर्स पता होने चाहिए राइट। फोर्थ फीचर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हैंड्स ऑन कोडिंग का कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि मोर और लेस आपको हैंड्स ऑन पे काम करना है। तो इंटरव्यूअर भी आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देगा जहाँ पे आपको कोड लिखना होता है, तो वो आपको हैंड्स ऑन कंसेप्ट होना क्लियर होना चाहिए। कोडिंग जब लिखते हो तो उसका एक फंडा क्लियर रखो कि कोडिंग जब लिखते हो तो पहला क्लियरली सुनो कि उसने क्या आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है ना। उसके ऊपर आपको कोड लिखना होता है। कोड में ध्यान रखें कि आपने कितना डेटा मेंबर्स यूज़ किए हैं, है ना। कोड में आपने प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ की है। कोड आपका पूरा नेट एंड क्लीन होना चाहिए विद कमेंट्स, पता चले कि आपने लिखा क्या है ना। ये एक कोडिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड कोडिंग प्रैक्टिस है जो आपको यूज़ करनी होती है ना। तो पहला हो गया आपका कोर कंसेप्ट, लैंग्वेज कोर कंसेप्ट। दूसरा हो गया डिज़ाइन पैटर्न्स। तीसरा हो गया डेटा स्ट्रक्चर, वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ आपका हो गया है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जो आपको यूजुअली आपको आनी ही आनी चाहिए, है ना। उसके बाद में जैसे मैं बात करूँ कि कोई भी आप कोर लैंग्वेज या कोई भी आप कोर कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको कलेक्शन का नॉलेज एसेंशियल है। बगैर कलेक्शंस के आप कोई भी कोर बिजनेस नहीं लिख सकते। तो आपको कलेक्शंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको सिचुएशन जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जा रही है उसमें आप कौन कौन से कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो उसका आपको बेस्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको उसका बेस्ट नॉलेज है तो मेक श्योर कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, उसको यूज़ कर पाओ, है ना। ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया कि जहाँ पे आपको कलेक्शंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको आजकल जनरली क्या होता है ये नहीं पूछते कि यार इस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है या इसको ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ये पूछा जाता है कि आपने कितने यूज़ किए, कौन सा कलेक्शन ऑब्जेक्ट आपने किस सिचुएशन में यूज़ किया है, वो आपको पूछा जाता है ना। ये हो गया आपके कोर के स्पेसिफिक, आपको ये कोर स्पेसिफिक आ गया। अब एक प्रोफाइल जैसे नॉर्मली हम डेवलपर्स की बात करते हैं तो आजकल जो कंपनीज है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोर और लेस जो भी टेक्निकल कंपनीज है राइट, टेक्नोलॉजी कंपनी है मोस्टली क्लाउड में काम कर रही है आजकल। तो ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन हो गया है कि आपको क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डेवलपर पोजीशन पर जा रहे हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको किसी एक क्लाउड का नॉलेज होगा। आइदर आप AWS का हो, आदर आप एजोर का हो, आदर GCP का हो, बट एटलीस्ट वन क्लाउड का आपको हैंड्स ऑन नॉलेज होना चाहिए इंक्लूडिंग डेवऑप्स। जैसे मैं मेजरली जो मेरा फंक्शनल एरिया है वो AWS का रहता है। एजोर में भी मैं कंसेप्ट लेता हूँ बट मेजरली मेरा जो फंक्शनल एरिया है वो AWS है। तो मैं AWS के रेस्पेक्ट में आपको बताऊं कि AWS में जो मेजरली यूजुअल जो जैसे सर्विसेज होती है, जैसे EC2 हो गया, जैसे आपका S3 हो गया, जैसे आपका क्लाउड वॉच हो गया, है ना। जो भी प्रोविजनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि ठीक है यूजुअली ये प्रोविजनिंग है, उससे कम्युनिकेशन कैसे करना है। आप .NET में काम कर रहे हो तो .NET से आप क्लाउड को कैसे कम्युनिकेट करोगे। अगर आपने जावा को यूज़ करना है तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स, कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपको यूज़ करना है जिसके थ्रू आप क्लाउड कम्युनिकेट कर सको, वो आपको पता होना चाहिए। ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, है ना। ये आपको यूजुअली आना चाहिए। क्या क्या कंसेप्ट है, S3 कहाँ काम आती है, EC2 कहाँ काम आता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको डीप नॉलेज हो, है ना, बट एटलीस्ट आपको इनिशियल नॉलेज होना चाहिए। ये कंपनीज आजकल जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं डेवऑप्स की।
कि डेवऑप्स में भी आपको एटलीस्ट उतना नॉलेज होना चाहिए, जैसे कहा कि यार आर्किटेक्ट ने आपको पाइपलाइंस बना के दे दी है, राइट, आप गिटहब वगैरह रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हो, तो आप उस गिटहब रिपोजिटरी को यूज़ करते हुए कोड को बिल्ड कर सको, कोड को आप डिप्लॉय कर सको, है ना, कोड की जो भी जेंकिंस वगैरह जो पब्लिक यूज़ करती है उसमें आप उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सको, उसको आप बिल्ड करके टारगेट डिप्लॉय कर सको, इतना नॉलेज आपको इसेंशियल होना चाहिए। अगर आपको स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, जैसे यूजुअली लोग टायरफॉर्म्स यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट बिल्ड के लिए, तो अगर आपको उसका नॉलेज है, वेल एंड गुड। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, जैसे शेल स्क्रिप्ट हो गया, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, अगर आपको इसका नॉलेज है तो ये आपकी प्रोफाइल को वेटेज देगी, दूसरों के कंपैरिजन में आपकी प्रोफाइल को जल्दी फिल्टर आउट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो इन कंसेप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपके प्रोफाइल में हैं तो मान के चलिए आपका टेक्निकल कहीं भी नहीं रुकने वाला, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि टेक्निकल डिस्कशन में आपकी प्रोफाइल कहीं नहीं रुकने वाली है। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको। पहला, आपका कोर कंसेप्ट होना चाहिए, कोर लैंग्वेज कंसेप्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको डिज़ाइन पैटर्न्स का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड हो गया आपको डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ हो गया आपको कलेक्शंस का अच्छा यूज़ आना चाहिए। पांचवा हो गया हैंड्स ऑन कोडिंग विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो आपको पूरा हैंड्स ऑन नॉलेज, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ें आपके प्रोफाइल्स को वेटेज देती हैं, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ईजी तरीके से आपको सेलेक्ट होने देती है। फिर आता है क्लाउड नॉलेज विद डेवऑप्स, उसका अगर नॉलेज है तो मेक श्योर कि आप टेक्निकल में कहीं नहीं रुकने वाले हो। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि एटलीस्ट टेक्निकल डिस्कशन में आप कहीं नहीं रुक सकते, है ना। ये हुआ आज का हमारा टेक्निकल डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, है ना। फर्दर कभी भी, जैसे मैं कई बार मीडिया पे ऑनलाइन रहता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मैं टेक्निकल डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ और मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर दिए, मेरे को मैसेज कर दीजिए। मैं कई बार ऑनलाइन आता हूँ, है ना, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन हैं, उसका कैसे आंसर दिया जाना चाहिए, तो वी कैन ईजिली डिस्कस। और आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आई वुड रियली फील हैप्पी कि मैं आपको इस तरीके से हेल्प कर पाऊँ, है ना। एक डिस्कशन जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं कि चलो ठीक है यार, आज हमने टेक्निकल डिस्कशन किया, वन पॉइंट हमारा सोशल डिस्कशन का, कि हम किसी एक पॉइंट पे सोशल पे हम लोग बात करते हैं, है ना। तो अभी मैं एक जनरली एक मीडिया में एक चीज़ देख रहा था कि एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आ रहा था, है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने देखे कि यार ठीक है हम लोग क्रिकेट देखते हैं, हम लोग उसके इंडिया को चीयर अप करते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलती है एटलीस्ट तो हम उसे एटलीस्ट बैटल ग्राउंड मानते हैं। यार जनरली जो रियल बैटल ग्राउंड है, जहाँ पे कि कश्मीर में हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, उन आतंकवादियों के हाथों शहीद हो रहे हैं, क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए? अभी कुछ टाइम पहले कश्मीर के अंदर हमारे 3 फौजी भाई हैं जो शहीद हो गए, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह हैं, मेजर आशीष हैं और डीएसपी हुमायूं हैं, जो तीनों अभी शहीद हो गए। क्या आप उनकी फैमिलीज़ को ये कह पाओगे कि नहीं सर हम तो क्रिकेट देख रहे हैं? क्या आप उनकी फैमिलीज़ को कह सकते हो? कम से कम इतनी उम्मीद तो रखो यार कि हम लोग अपने फौजी भाइयों को सपोर्ट करें, बजाय इस क्रिकेटर को सपोर्ट करने के। ठीक है आप क्रिकेट देखिए, मैं उससे मना नहीं करता, बट कम से कम उस कंट्री के साथ तो मत देखिए यार जो आपके फौजी भाइयों का कत्ल कर रही है। हमारे जो एक इन्फ्लुएंस हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, मेजर गौरव आर्या, मैं उनके साथ काफ़ी चीज़ों पे एग्रीड भी करता हूँ कि आप किसी भी कंट्री के साथ खेलो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट कम से कम आप उस कंट्री के साथ तो मत खेलो जो आपके बॉर्डर के बाद में तो आपको टेररिज्म कर रही है और एक तरफ आपसे क्रिकेट साथ में खेल रही है, और हम बेवकूफ़ों की तरह उसको फॉलो करते जा रहे हैं कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चलो हम तो एक मैच खेल देखने जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कुछ बीसीसीआई के अधिकारी जो पाकिस्तान गए थे क्रिकेट डिप्लोमेसी को फॉलो करने के लिए, और जस्ट आफ्टर उसके बाद में ये कश्मीर के अंदर अटैक हो गया। कम से कम इतनी अकल तो रखो यार कि क्रिकेटर को निभाने के चक्कर में अपने फौजी भाइयों से दगा कर रहे हो, आप फौजी भाइयों को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर मेरी आप मानते हो, मैं इसी चीज़ को रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान के साथ में तो सिर्फ एक ही चीज़ का रिश्ता होना चाहिए, वो होना चाहिए तोप का, कि उनकी बैंड बजाए रखो। जितनी बैंड बजाए रखोगे वो उतने ही सीधे रहेंगे। और जितना आप उन्हें क्रिकेट के थ्रू भी आप सपोर्ट कर रहे हो, आप क्रिकेट उनके साथ खेलते हो तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इंडिया को होता है तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेवेन्यू सीधा टेररिस्ट के पास में जाता है, जिसको वो यूज़ करते हुए तुम्हारे बॉर्डर्स के ऊपर वो टेररिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरी बात को सोचिए, सीरियसली सोचिए कि एक तरफ आप क्रिकेट मैच देकर चीयरअप कर रहे हो और दूसरी तरफ हमारे फौजी भाइयों की लाशें उनके घरों के अंदर पड़ी होती है। सोचिए कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए मैं अपनी इसी वक्तव्य के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को
शेयर कीजिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बंदों को हेल्प हो सके जो कि टेक्निकल इंटरव्यूज़ को फेस करने जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए मैं कुछ अच्छा फ्रूटफुल कर सकूँ, है ना? तो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।